तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम स्विच गियर और प्रोटेक्शन के ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में। स्विच गियर और प्रोटेक्शन में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इससे पहले मैं रिले और रिले के सारे स्कीम और उसके प्रोटेक्शन को बाकी समझा चुका हूँ। अब हमारे पास टॉपिक है समझने के लिए और चैप्टर है हमारे पास 5वां, किसका? स्विच गियर और प्रोटेक्शन का, पॉलिटेक्निक बुक किसका? स्विच गियर और प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 5। और हम डिस्कस करेंगे उसके पहले टॉपिक को। तो पहला टॉपिक है उसमें देखिए प्रोटेक्शन, टॉपिक पूरा ही कंप्लीट प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज के लिए है। तो हम कहेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफ ओवर वोल्टेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। तो टॉपिक नहीं, पूरा पार्ट एक तरीके से टॉपिक देखिए प्रोटेक्शन, अभी प्रोटेक्शन ही चल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज। क्या भाई? प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज। पहले तो ये देखिए कभी कभी ऐसा होता, एक होता है इंटरनल फॉल्ट, एक होता है एक्सटर्नल फॉल्ट, एक होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एक होता है मैकेनिकल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट और एक्सटर्नल फॉल्ट, देखिए ऐसा होता है कभी कभी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज सर्ज, जैसे कि हवा बहुत तेज चल रही है तो वायर क्या करने लगे? वाइब्रेशन करने लगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है वो हवा बहुत आंधी तूफान आई, पार्टिकल छोटे छोटे मट्टी के इसके आगे फ्रैक्शन करने लगे, एक ईएमएफ एडी करंट जनरेट कर दी। या फिर वायर का हिलना, एडी करंट का जनरेट हो जाना। बहुत ही सारे ऐसे फॉल्ट हैं जिनको क्या करा जा सकता है, जिनके द्वारा वेव फ्रिक्वेंसी आदि जनरेट हो सकते हैं। ओवर वोल्टेज देखिए, तो वो हाई वोल्टेज किसके कारण ऐसा हो सकता है? इलेक्ट्रिकल। देखिए एक तो मेरे पास होता है इंटरनल फॉल्ट, पहले यहीं पर देखिए, एक मेरे पास होता है इंटरनल फॉल्ट, एक होता है एक्सटर्नल फॉल्ट। कौन सा भाई? एक्सटर्नल फॉल्ट। एक होता है इंटरनल फॉल्ट, एक होता है एक्सटर्नल फॉल्ट। इससे क्या हो सकता है, कभी कभी हाई वोल्टेज वेव, हाई वोल्टेज वेव, हाई वोल्टेज वेव, हाई वोल्टेज करंट वेव, हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीलेशन, ट्रैवलिंग वेव आदि क्या हो सकती हैं भाई? उत्पन्न हो सकती हैं। हाई वोल्टेज वेव, हाई वोल्टेज हाई करंट वेव, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलाइजेशन फ्रीक्वेंसी या ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया ट्रैवलिंग वेव, बहुत सारी आदि क्या हो सकती हैं? इंटरनल फॉल्ट से या एक्सटर्नल फॉल्ट से कुछ भी हो सकता है। यदि इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी लाइन में ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन में इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट से ट्रांसमिट वेव भी जनरेट हो सकती हैं, ओवर वोल्टेज भी जनरेट हो सकता है, हाई वोल्टेज भी हो सकता है, ट्रैवलिंग वेव जनरेट हो सकती हैं और ऑक्सीलेशन हो सकता है, फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट हो सकती हैं। तो ये सभी क्या करती हैं? कभी कभी या तो इनके द्वारा लाइन फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवर ग्राउंड फॉल्ट, क्या नाम है, ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, या फिर ओवर वोल्टेज की कंडीशन बन सकती है आदि। बहुत सारे इन्हीं कारणों से क्या हो सकता है, हमारी लाइन डैमेज भी हो सकती है। तो इन्हीं सभी से बचने के लिए इन सबको मैंने एक कैटेगरी में रखा है जिसको हम कहेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। किसको भाई? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और इसी का अरेंजमेंट देखेंगे, इसको कैसे कम करा जा सकता है और क्या कम करने की इसकी मेरे पास विधि हैं और क्या मेथड हैं और क्या और अब देखिए इनसे नुकसान तो ही, इंसुलेशन भी डैमेज हो सकता है। बाकी इन्हीं सभी चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या काम करेंगे? इनका प्रोटेक्शन करेंगे। और किस किस प्रकार भाई हम इसको कम कर सकते हैं देखिए। तो इसमें पहली चीज़ देखिए, हम यूज किस किस का करते हैं भाई? प्रोटेक्शन के लिए किस किस का यूज करेंगे? किसके? देखिए पहले कुछ शब्दों को समझ लिए उससे पहले। एक मेरे पास होता है सर्ज, एक बोलता हूँ भाई मैं सर्ज। क्या बोलता हूँ? सर्ज, सर्ज जिसे बोला जाता। एक मेरे पास होता है ट्रांजिएंट, एक मेरे पास होता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट सर्ज। एक मेरे पास होता है ओवर वोल्टेज, एक होता है ओवर करंट, एक होता है भाई ओवर वोल्टेज, इससे तो आप जानते होंगे। एक होता है ओवर करंट। ये वो कंडीशन है जो ओवर वोल्टेज के पैदा होने के बन सकती हैं।
किसी भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ओवर वोल्टेज बनने के कारण बन सकते हैं या उनके द्वारा हो सकता है, जैसे कि सर्ज, ट्रांजिएंट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, लाइटिंग स्ट्रोक या डैमेज हो सकती हैं। क्या भाई, कौन सी? लाइटिंग स्ट्रोक, लाइटिंग स्ट्रोक के द्वारा, लाइटिंग स्ट्रोक ट्रैवलिंग वेव के द्वारा, ट्रैवलिंग वेव के द्वारा, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, ओवरवोल्ट, कुछ भी कंडीशन बन सकती है इनके द्वारा। और एक मेरे पास होती है लास्ट, इनके लिए हम यूज किसका करते हैं? लाइटिंग अरेस्टर हो सकता। अब जरा देखिए सर्ज क्या होता, पहले देखिए भाई सर्ज क्या हो सकता। इसमें देखिए भाई सर्ज हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, ये हो गया। अब देखिए एक होता मेरे पास ट्रांजिएंट, एक हो गया ओवर वोल्टेज, ऑक्सीलेशन, एक देखिए ऑक्सीलेशंस भी होता है इसी में। मैं यदि यहीं पर लिखूं ऑक्सीलेशंस, क्या हो सकता है भाई? ऑक्सीलेशंस। अब जरा देखिए ऑक्सीलेशंस, पहले देखिए सर्ज में, सर्ज क्या होता है? यह हाई वोल्टेज की एक वेव होती है, किसकी? हाई वोल्टेज की, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। सर्ज जो होता है हाई वोल्टेज का होता है, क्या होता है? हाई वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी की ट्रैवलिंग वेव होती है। क्या होती है? लो फ्रीक्वेंसी की ट्रैवलिंग वेव होती है। ऑक्सीलेशन क्या होता है? ऑक्सीलेशन जो होता है वह हाई फ्रीक्वेंसी की जनरेटिंग वेव होती है। किसकी भाई? हाई फ्रीक्वेंसी की। ट्रांजिएंट क्या होती है? जो माइक्रो सेकंड में रिजल्ट देती है, वेव इतनी तेज वेव जो माइक्रो सेकंड के अंतर्गत होने वाली वेव साइकिल, उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट। सर्ज जो होती है हाई होती है, क्या होती है? हाई वोल्टेज होता है और लो करंट होती है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट वाली एक वेव होती है। किसकी भाई? हाई वोल्टेज एंड द लो करंट के लिए। ट्रांजिएंट क्या होती है? जो माइक्रो सेकंड में काम करती है। ऑक्सीलेशन क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। इतना नहीं, ये हमारे पास एक मीडियम रेंज के लिए होता, ठीक है। ऑक्सीलेशन ट्रांसमिशन लाइन में कितने तक का हो सकता है? 100 साइकिल पर सेकंड तक का हो सकता है। एक मैंने 3 तरीके की पढ़ाई थी, एक तो लो है, एक मीडियम है और एक हाई है। हाई कितने का हो सकता है? 100। लो कितने का हो सकता है? 1 साइकिल पर सेकंड का हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? 10 मीटर तक का, उसका मीडियम के लिए। लेकिन यदि मैं हाई के लिए बोलूं तो साइकिल कितनी हो सकती है? 100 साइकिल पर सेकंड मैक्सिमम हो सकती है, 50 से 100 साइकिल, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2.5 से 5 का। तो ये आपको याद रखना है। ओवर वोल्टेज आप जानते हो, ओवर करंट भी जानते हो, लाइटिंग स्ट्रोक भी जानते हो। जो बिजली की वो होती है, बिजली से आसमान से गिरने वाली बिजली को बोला जाता है लाइटिंग स्ट्रोक। सर्ज अलग होती है, लाइटिंग स्ट्रोक अलग होता है। सर्ज स्ट्रोक, जो सर्ज होता है वो लाइटिंग के अंदर जनरेट होने वाला एक फंक्शन है। ये है आउटर फंक्शन, जो बिजली आसमान के द्वारा जनरेट होती है। यह हाई वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी के कारण जनरेट हो, इसके कंपोनेंट जो फैक्टर है हाई वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज जनरेट जो होती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, उसे बोला जाता है सर्ज। यदि हाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन वोल्टेज मीडियम रेंज में, तो उसे बोला जाएगा ऑक्सीलेशन। यदि माइक्रो सेकंड में चीज़ें चल रही हैं फ्रीक्वेंसी की, तो उसे बोला जाएगा ट्रांजिएंट। बाकी ओवर वोल्टेज आप जानते हो, ओवर करंट भी, और लाइटिंग स्ट्रोक जो आसमान से गिरने वाली बिजली है उसको बोला जाता है। अब देखिए भाई, ऑक्सीलेशन, सर्ज, ट्रांजिएंट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और लाइटिंग स्ट्रोक और ट्रैवलिंग वेव। अब देखिए ये आपको याद रखने हैं, सर्ज कोई एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। सर्ज क्या है? एक इंटरनल है। लेकिन कौन सा भाई? और लाइटिंग स्ट्रोक क्या है? एक एक्सटर्नल है। लाइटिंग स्ट्रोक एक एक्सटर्नल फॉल्ट की कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन सर्ज क्या है? एक इंटरनल कॉज की जनरेटर में हो सकता है। इंटरनल कॉजेज, क्या भाई? इंटरनल कॉजेज। कॉजेज जो होते हैं मेरे पास 2 तरीके के, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो लाइटिंग स्ट्रोक एक्सटर्नल है और सर्ज क्या है भाई? लाइटिंग स्ट्रोक एक्सटर्नल है और सर्ज क्या है? एक इंटरनल है। देखिए एक्सटर्नल कॉजेज में और कौन कौन से आ सकते हैं। पहले देखिए इंटरनल के लिए, इंटरनल कॉजेज क्या हो सकते हैं? ओवर फॉल्ट के लिए यदि मैं कहूँ इंटरनल कॉजेज किसके लिए? ओवर वोल्टेज के लिए। देखिए पहला कौन सा हो सकता? ऐसा क्या कंडीशन हो सकती है कि जिसके कारण हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाए?
स्विचिंग ऑफ ऑपरेशन, यदि मेरे पास देखिए लाइन या तो इंडक्टिव है, मैक्सिमम तो कैपेसिटिव के कारण होएगा, मैक्सिमम कैपेसिटिव है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ यदि मेरे पास लाइन इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है, जब मैं स्विच को ऑन करूँगा या ऑफ करूँगा तो स्विचिंग करंट फ्लो होने के कारण लाइन में क्या हो सकता है, ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकता है। तो पहला इंटरनल कॉजेज क्या हो सकता है, स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द अनलोडेड लाइन, स्विचिंग ऑपरेशन किसका भाई, स्विचिंग ऑपरेशन अनलोडेड लाइन को जब आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ करोगे तो उस कंडीशन में ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकता है ड्यू टू द फेरेंटी इफेक्ट। अब दूसरा हो सकता है सडनली चेंज लाइन लोड, दूसरा कॉज हो सकता है सडनली चेंज लाइन लोड, यदि लाइन का लोड अचानक चेंज होता है तो भी कंडीशन किसकी बन सकती है भाई, ओवर वोल्टेज की। एक हो सकता है आर्किंग ऑफ अर्थ, एक कारण हो सकता है, ये हो सकता है मेरे पास आर्किंग ऑफ अर्थ, एक कारण हो सकता है फेलियर ऑफ इंसुलेशन, और लास्ट कारण हो तो और भी सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है रेजोनेंस कंडीशन। कौन सी भाई, रेजोनेंस कंडीशन। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इंटरनल कॉजेज कौन कौन से बन सकते हैं। वो पूछेगा कि बताइए कौन सा इंटरनल कॉज है जिसके कारण ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकता है, तो रेजोनेंस कंडीशन, फेलियर ऑफ इंसुलेशन, आर्किंग ऑफ अर्थ, आर्किंग जनरेट हो जाना अर्थ और कंडक्टर के बीच में, सडनली चेंज ऑफ लोड और स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द अनलोडेड ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इनमें से कोई भी एक फॉल्ट होता है तो इंटरनल कॉजेज की श्रेणी में आते हैं और किसके लिए आते हैं, ओवर वोल्टेज के लिए। किसके लिए आते हैं भाई, ओवर वोल्टेज के लिए। अब एक देखिए एक्सटर्नल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, यहीं पर लिखूं मैं कि यदि एक्सटर्नल कॉजेज भी देखें हम यहीं पर भाई, एक्सटर्नल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल कॉजेज में पहला हो सकता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ड्यू टू, पहला तो लिख लीजिए आप ड्यू टू लाइटिंग स्ट्रोक, ये तो आपके पास मेन ही है, ड्यू टू लाइटिंग स्ट्रोक। कौन सा भाई, ड्यू टू लाइटिंग स्ट्रोक। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा हो सकता है, मान लीजिए कि अब आंधी तूफान आया हुआ है, आंधी तूफान के कारण क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो फ्रैक्शन जनरेट कर देते हैं किस पर, ट्रांसमिशन लाइन पर। ट्रांसमिशन लाइन के आसपास फ्रैक्शन जनरेट होने के कारण एडी करंट जनरेट हो जाता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो जाता है किसके, जो कंडक्टर के आसपास की एयर है, जो कंडक्टर का वायर का काम कर रही है, उसके आसपास जब धूल के पार्टिकल जनरेट होते हैं और फ्रैक्शन करते हैं, और फ्रैक्शन होने के कारण धूल के छोटे छोटे कण क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसका भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण वोल्टेज जनरेट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, और वही वोल्टेज किसके साथ ऐड हो जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के साथ। धूल के जो पार्टिकल होते हैं, लिख लीजिए डस्ट पार्टिकल, फ्रैक्शन जो करते हैं उसके कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या हो जाता है, लाइटिंग स्ट्रोक जनरेट हो जाता है, क्या नाम है, ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज जनरेट करते हैं, और वो वोल्टेज किसके साथ ऐड हो जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के साथ, और वो कभी कभी किसका रूप ले लेता है, ओवर वोल्टेज का। तो इन सभी के फॉल्टों से बचने के लिए अब जरा पहले एक चीज़ देखिए, एक होती है हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी हम इसका प्रोटेक्शन बताएंगे, पहले पॉइंटों को देख लीजिए। एक होता है हमारे पास ट्रैवलिंग वेव। देखिए ट्रैवलिंग वेव सीधा सीधा समझिए कि ट्रैवलिंग वेव वह वेव है जिसको आप सेंडिंग एंड से सेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई,
सेंडिंग एंड से सेंड कर रहे हैं। देखिए जैसे को आप कहाँ से सेंडिंग एंड से, ऐसा समझिए वह वेव, या फिर ऐसा समझिए वह वेव जिसके द्वारा हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ओवर वोल्टेज या ओवर करंट बनने के जो वेव है जिसके कारण जनरेट हो रही है, ऐसी कोई यदि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में ऐसी कोई वेव आई जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन में या तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन बननी है या ओवर करंट की कंडीशन बननी है, तो ऐसी कंडीशन जिस वेव के कारण बननी है उसी वेव को बोलेंगे हम ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलेंगे भाई? ट्रैवलिंग वेव। देखिए इसको बोलेंगे हम भाई क्या? ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलेंगे भाई? ट्रैवलिंग वेव। तो देखिए ट्रैवलिंग वेव लिख लीजिए, प्रोग्रेशन लिखिए, प्रोग्रेशन ऑफ लाइटिंग एंड लाइटिंग वोल्टेज एंड करंट। प्रोग्रेशन ऑफ लाइटिंग वोल्टेज एंड करंट। कौन सा भाई? प्रोग्रेशन ऑफ लाइटिंग वोल्टेज एंड करंट। अब जिसके कारण लाइटिंग वोल्टेज और लाइटिंग करंट जनरेट हो जाती हैं, अब वो इसमें लिखिए वेव एंड क्या भाई? वेव ऑन लिखिए, वेव ऑन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स नोन एज ट्रैवलिंग वेव। कौन सा भाई? ट्रैवलिंग वेव। बस ये ध्यान रखिए, प्रोग्रामी वह ट्रांसमिशन लाइन में चलने वाली वह वेव जिसके द्वारा ओवर वोल्टेज और ओवर करंट की कंडीशन जनरेट हो जाए उसको बोलेंगे भाई ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलेंगे हम उसको? ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलेंगे भाई उसको? ट्रैवलिंग वेव। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन में ट्रैवलिंग वेव वही है जिसके कारण फॉल्ट होने की कंडीशन बन सकती है। किस कॉज में? ओवर वोल्टेज के लिए। देखिए यदि मैं कहूँ कि मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है रेसिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है भाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? जो इसके आसपास की कंडक्टर के आसपास की यहाँ की आसपास की कंडक्टर वो जो होती है, एयर जो होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो कंडक्टर, एयर जो होती है, एयर क्या काम करती है? कंडक्टर का काम करती है। किसका काम करती है भाई? एयर यहाँ की ब्रेकडाउन हो जाती है, और जब एयर दोनों लाइनों के बीच की ब्रेकडाउन हो जाएगी, ब्रेकडाउन होने के बाद किसका काम करेगी? कंडक्टर का काम करेगी। और वही कंडक्टर क्या कहलाएगा? उसी कंडक्टर के हम कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम जी से। किसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं? किससे भाई? जी से। और यहाँ पर जो एयर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का काम करेगी, एयर जो डाइलेक्ट्रिक का काम करती है उसके कंपोनेंट को बोला जाता है क्या? कैपेसिटेंस। और जो लाइन का इंडक्टेंस होता है उसको दिखाते हैं आर से, और लाइन के रेसिस्टेंस को दिखाते हैं, इसको लाइन के इंडक्टेंस को दिखाते हैं एल से, और रेसिस्टेंस को दिखाया जाता है भाई आर से। और ये भी आपको याद रखना है कि यदि लाइन के कहे तो ये पर किलोमीटर के लिए है, रेसिस्टेंस हमेशा पर किलोमीटर में, इंडक्टेंस भी पर किलोमीटर में, कैपेसिटेंस भी भाई पर किलोमीटर में, और कंडक्टेंस भी पर किलोमीटर में। हम इनको क्या करते हैं? लेके चलते हैं चारों की चारों क्वांटिटी को। पर यूनिट कैपेसिटेंस होता है, पर यूनिट इंडक्टेंस होता है, पर यूनिट कंडक्टेंस होता है। अब मैं कहूँ ये जो तो हमने ट्रैवलिंग वेव निकाली है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो ट्रैवलिंग वेव की यदि कभी बूझे कि वेलोसिटी कितनी हो सकती है किसकी? ट्रैवलिंग वेव की, तो फार्मूला होता है 1/√में L/c। महत्वपूर्ण बात यह है, क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ट्रैवलिंग वेव किससे अनइफेक्टेड होती है?
ट्रैवलिंग वेव किससे अनइफेक्टेड होती है? एक तो कंडक्टेंस से अनइफेक्टेड होती है और एक रेसिस्टेंस से अनइफेक्टेड होती है, क्योंकि फार्मूले में लिखा हुआ है वेलोसिटी बराबर होता है 1/रूट में L इंटू सी। ये होता है हमारे पास ट्रैवलिंग वेव का फार्मूला, और ट्रैवलिंग वेव इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन एंड द टू कंपोनेंट रेसिस्टेंस एंड किसके लिए? अनडिपेंडेंट रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस एंड द डिपेंडेंट ऑफ किसके लिए? कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। इंडिपेंडेंट रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस और डिपेंडेंट किसके लिए है? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये आपको भाई याद रखना है किसके लिए? ट्रैवलिंग वेव के लिए। देखिए यदि मैं कहूँ कि मेरे पास लॉसलेस लाइन है, क्या है भाई? लॉसलेस लाइन है। इधर ही देखिए, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास लॉसलेस लाइन है, लॉसलेस याद रखना है कौन सी भाई? लॉसलेस लाइन है। तो लॉसलेस लाइन के लिए आप सब चीज़ जीरो नहीं करोगे कि उसमें सभी ही चीज़ जीरो है, नहीं। हम किसको जीरो कर सकते हैं ज़्यादातर? एक तो आर को जीरो कर सकते हैं और एक जीरो कर सकते हैं किसको भाई? एल को। एक किसको जीरो कर सकते हैं? आर को, और एक करिए भाई जी को जीरो। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जी को जीरो कर दीजिए। अब यदि कहे इसके लिए कितना सर्ज इम्पिडेंस कितना होता है भाई? इसी के लिए सर्ज इम्पिडेंस जो होता है जेड सी बराबर, मैं इसी को बोलता हूँ रूट में एल अपॉन का सी। क्या बोला जाता है? एल अपॉन का सी। करैक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी कह सकता है वो, सर्ज इम्पिडेंस भी दे सकता है। यदि कहे कि सर्ज इम्पिडेंस इतना है तो रूट में लिख सकता हूँ एल अपॉन का जी। और यदि करैक्टर इम्पिडेंस बूझे क्या भाई? करैक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होता है वह होता है आर प्लस का जे एक्स एल और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ मैं? आर, देखो मैं यहीं पर फार्मूला लिख रहा हूँ, और जी प्लस का या जी माइनस का जे एक्स सी, इसको इतना लिखा जा सकता है। लेकिन यदि आर बराबर जीरो है और जी बराबर भी जीरो है, इसी में क्या करैक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में इसकी वैल्यू रखोगे तो वही कहलाएगा क्या नाम है? सर्ज इम्पिडेंस। और सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, रूट में होती है एल अपॉन का सी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है किसके लिए? ट्रैवलिंग वेव। पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ट्रैवलिंग वेव किसे बोला जाता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है चलना। चलने वाली ट्रांसमिशन लाइन में वह वोल्टेज जिसके द्वारा ओवर वोल्टेज या ओवर करंट की कंडीशन बन सकती है उसको बोला जाता है ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी क्या होती है? 1/रूट में एल इंटू सी। और यदि बूझे कि ट्रैवलिंग वेव किस पर इंडिपेंडेंट होती है तो रेसिस्टेंस और उस पर कंडक्टेंस पर। डिपेंडेंट किस पर होती है? उस पर इंडक्टेंस पर और कैपेसिटेंस पर, याद रखना है। और यदि कहे कि यदि लॉसलेस लाइन के लिए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कितनी, सर्ज इम्पिडेंस कितना होता है तो कितना लिख सकते हैं? आर बराबर भी जीरो कर सकते हैं, जी बराबर भी जीरो, सर्ज इम्पिडेंस जेड एस बराबर रूट में एल अपॉन का सी। और यदि बूझे करैक्टरिस्टिक इम्पिडेंस तो आर प्लस का जे एक्स एल और जे माइनस का जे एक्स सी। फार्मूला रखोगे तो जेड सी बराबर रूट में एल अपॉन का सी। ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी अवेलेबल बिल्कुल यही होएगा। अब जरा कुछ और देखिए, अब मेरे पास कुछ वेव होती हैं। अब देखिए मान लीजिए कि एक मेरे पास फंडामेंटल वेव होती है, मेरे जहाँ से मैंने सब स्टेशन अल्टरनेटर या जनरेटर को क्या करा भाई? स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मेरे पास एक साइनसोइडल वेव है। साइनसोइडल मान लीजिए मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, एकदम एक्यूरेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर वो चल रही है, या मैं बोलूँगा फंडामेंटल वेव है। लेकिन आपको याद रखना है कि वो फंडामेंटल वेव अपनी शेप को खो देती है। कब खो देती है? क्यों खो देती है? देखिए हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों होते हैं। कैपेसिटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों होते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को फीड करा। किसको? वोल्टेज को फीड करा। अब जैसे ही वोल्टेज को फीड करेंगे, पहला कंपोनेंट मान लीजिए आप कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करेगा? कैपेसिटर की मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक तो कैपेसिटर भी होता है और एक इंडक्टर भी होता है। यदि आप वोल्टेज को फीड कर रहे हो तो मान लीजिए कैपेसिटिव ने अपना इफेक्ट दिखाया तो क्या काम करेगा? वोल्टेज को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करके उसको फिर दोबारा क्या काम करेगा? डिलीवर करेगा। फिर इंडक्टर भी यही काम करेगा, फिर कैपेसिटर भी यही काम करेगा, फिर इंडक्टर भी यही काम करेगा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक रेजोनेंस की कंडीशन में पहुंचती नहीं है, लेकिन पहुंच जाए लगभग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये क्या काम कर देती है? फंडामेंटल की वेव शेप को बिगाड़ देती है। और बिगाड़ने के बाद आउटपुट पर हमें नॉन साइनसोइडल या फंडामेंटल से अलग फ्रिक्वेंसी की वेव मिलती है। दूसरा कारण देखिए क्या हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है जो हमारे पास ट्रैवलिंग वेव होती है, ट्रैवलिंग वेव जिसके कारण ओवर वोल्टेज ये चीज़ें जनरेट होती हैं, इंसेंडियंट वेव होती है, एक होती है मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव, एक होती है ट्रांसमिटेड वेव।
अब देखिए, यदि मैंने कहा कि इंसिडेंट, एक मेरे पास होती है, अभी बताता हूँ इनको बोर्ड पर, पहले सुन लीजिए नहीं। एक होती है इंसिडेंट वेव, जिस वेव को मैंने अल्टरनेटर के द्वारा जनरेट करा और ट्रांसमिशन लाइन में फीड कर दिया, उसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव। अब कहीं पर ट्रांसमिशन लाइन में फीडर को फीड करा गया, आगे क्या होएगा, फीडर को कहीं ना कहीं पर नीचे उतारा जाएगा किसी सब स्टेशन पे, और फीडर आगे भी जाएगा किसी न किसी सब स्टेशन पर। फीडर क्या काम करेगा, फीड करेगा किसी बिजली, किसी न किसी सब स्टेशन पर, कहीं ना कहीं पर बिजली को फीड करेगा। उसके बाद फिर अगले स्टेशन पर, तो जहाँ पर जॉइंट हम करेंगे, फीडर में तो जॉइंट नहीं करते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटर पर जहाँ पर आप जॉइंट करोगे, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटर पर, और अगला फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर पर जॉइंट करोगे, फिर दोबारा करोगे, क्योंकि टेपिंग करके हम वोल्टेज को निकालते हैं वहाँ से। जहाँ पर टेपिंग होती है वहाँ पर क्या होता है, जो आपने वेव दी है, फंडामेंटल वेव दी है, जॉइंट पर से क्या होएगा, वह रिफ्लेक्ट करेगी। क्या काम करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। थोड़ी देर के लिए आप वेव को वोल्टेज मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप वेव को वोल्टेज मान लीजिए। मान लीजिए आपने 10 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई सेंड करी और 4 वोल्ट की आपने किसी सब स्टेशन पर उतार ली, बची कितनी आपके पास, 6 वोल्ट की। 6 वोल्ट में से ऐसे होता है कि 2 वोल्ट की वापस चली जाती है, 4 वोल्ट की अगले सब स्टेशन पर चली जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है अगली एक वेव का, जिसको मैंने ट्रांसमिट करा है उसको बोलूँगा मैं, जिस वोल्टेज को 10 वोल्ट को मैंने क्या काम करा है, ट्रांसमिट करा है, उसको बोलूँगा इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्ट होकर आई है, जॉइंट से वापस होके आई है, उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव। और जो आगे की तरफ निकल गई है उसको बोला जाएगा ट्रांसमिटेड वेव। जिसको मैं वोल्टेज मान के बता रहा हूँ उसको बोला जाएगा ट्रांसमिटेड वेव। अब देखिए ज़रा सभी को, मैं एक पैराग्राफ से समझाता हूँ भाई इसको। ट्रांसमिटेड वेव, ट्रैवलिंग वेव, और इंसिडेंट वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए, सर्ज इम्पिडेंस हो गया। मैंने कहा, देखिए पहले एक उसको समझिए कि इम्पिडेंस होता जेड इम्पिडेंस। ये मेरे पास कोई लाइन है, मैंने यहाँ पर टेपिंग करी है, फिर आगे टेपिंग करी है, फिर यहाँ पर टेपिंग करी है। मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट था, 2 वोल्ट है। अभी ध्यान रखना, बटनी तो करंट है, लेकिन मैं एक वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास 2 वोल्टेज मैंने नीचे को उतार ली। डिवाइड तो होती करंट है पैरेलल में, लेकिन आप समझिए कि 2 वोल्ट नीचे की तरफ है, और मान लीजिए कि 4 वोल्ट इधर को गया, तो 4 और 2 6, आप यहाँ पर 6 मान लीजिए, फिर 2 वोल्ट किधर गया भाई। तो मैं बता रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर जॉइंट होता है, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इम्पिडेंस Z1 है, यहाँ पर मान लीजिए Z2 है, क्योंकि यहाँ पर इम्पिडेंस के लिए वैल्यू दिखाई जाएगी कुछ ना कुछ नीचे की तरफ। यहाँ से क्या होता है, 10 वोल्ट की आपने दी है, 6 वोल्ट की इधर चलेगी, 2 वोल्ट की नीचे चलेगी, 8 वोल्ट, और 2 वोल्ट जो मेरे पास ये है वो हो जाती है रिफ्लेक्टेड। जो 10 वोल्ट आपने दिया है यह होती है मेरे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जो आपने 10 वोल्ट दी है। मान लीजिए कि अब ज़रा देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई वेव थी, मैंने जो इसमें मैंने फीड करी ये वाली फ्रिक्वेंसी, मैंने फीड करी भाई ये वाली फ्रिक्वेंसी, और मुझे पता लगा कि एक मेरे पास पॉइंट आया Z1, जहाँ पर वोल्टेज थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, पॉइंट बना एक Z1। लेकिन मैंने ये देखा, ये तो भाई गड़बड़ होगी, कि मैंने आउटपुट पर देखा कि मुझे तो सिर्फ वोल्टेज कम मिली है। मेरे पास मान लीजिए ये Z2 पॉइंट है, Z1 मेरे पास ये है, मैंने देखा कि Z1 तो मुझे कम मिला है भाई, Z1 तो ये है, ये नहीं है भाई, ये ट्रैवलिंग वेव है, ये इससे क्या है भाई, कम है। मैंने इंसिडेंट दिया है ज़्यादा, मुझे मिला है यहाँ पर कम, तो बाकी कहाँ गया। तो एक मेरे पास क्या होता है, वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये डायरेक्शन में इधर है, ये डायरेक्शन में इधर है, और ये भी डायरेक्शन में इधर है। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड E1 है, इसका मैग्नीट्यूड E1 है, इस वाली का मैग्नीट्यूड E' है, इसका मैग्नीट्यूड E" है। इसका इम्पिडेंस मान लिए जिस पॉइंट पर मैंने यहाँ, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके गई है, इम्पिडेंस पॉइंट इसको बोला जाएगा इम्पिडेंस या इम्पिडेंस पॉइंट। इसको सेकंड इम्पिडेंस पॉइंट बोल सकते हैं हम इसको, इम्पिडेंस पॉइंट 1, इम्पिडेंस पॉइंट 2, आगे भी ऐसे ही हो सकता है। तो इस वाले पॉइंट के बाद जब हम देखेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E1, इसका E', इसका E', इसको मानिए E। क्या माना भाई मैंने, E' और E', ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है। ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये है मेरे पास भाई इंसिडेंट वेव,
इंसिडेंट वेव, कौन सी है? इंसिडेंट वेव। ये मेरे पास है रिफ्लेक्टेड वेव, और ये है मेरे पास ट्रांसमिटेड वेव, जिसको मैं ट्रांसमिट कर पाया। ये मेरे पास क्या है भाई? ट्रांसमिटेड वेव, जिसको मैं ट्रांसमिट कर पाया। ये आपको याद रखना है। अब जरा देखिए, यही आपको याद रखना है भाई। Z1 को लाइन इम्पिडेंस या 0.1 का इम्पिडेंस, Z1 को मान लीजिए लाइन इम्पिडेंस, क्या भाई? लाइन इम्पिडेंस। या फिर Z2 को मान लीजिए एनकाउंटर इम्पिडेंस, मान लीजिए अभी इसको इम्पिडेंस। अब ज़रा देखिए भाई, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट मतलब मैंने भी रिफ्लेक्टेंट की बात नहीं कर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का सीधा एक फार्मूला होता है F बराबर, ये आपको याद रखना है। फार्मूले अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सभी आपको याद होने चाहिए, जिसमें पहला फार्मूला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। फार्मूला होता है Z2 माइनस का Z1 और अपॉन का Z1 प्लस का Z2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, कौन सा? Z1 माइनस का Z2 और अपॉन का Z1 या Z2 प्लस का Z1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Z2 प्लस का Z1। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को F से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है भाई? F से। दूसरा फार्मूला देखिए, कौन सा भाई? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट F बराबर। अब देखिए, यदि मैं कहूँ कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कितना हो सकता, फार्मूले में यहीं पर लिखूंगा सारे। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कितना हो सकता? मैं कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज मैंने क्या माना है? E डैश। क्या माना मैंने भाई? E डैश। तो E डैश बराबर कितना हो सकता? F इंटू E हो सकता। F क्या है? कोफिशिएंट। E क्या है? इंसिडेंट वोल्टेज। यह इंसिडेंट क्या है? करंट वोल्टेज। मैं वोल्टेज के लिए लेके चल रहा हूँ तो वोल्टेज, करंट के लिए लेके चलेंगे तो करंट। F इंटू E लिख सकता हूँ। F के लिए फार्मूला क्या लिखा है मैंने भाई? Z2 माइनस का Z1 और अपॉन का लिखा है Z2 प्लस का Z1। क्या इतना लिखा जा सकता है? और इंटू E लिखा जा सकता। तो ये मेरे पास होता है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। यदि मैं कहूँ यहीं से रिफ्लेक्टेड करंट वेव कितनी हो सकती है, तो रिफ्लेक्टेड करंट देखिए, रिफ्लेक्टेड करंट के लिए मैं लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टेड करंट के लिए इसी पर लिखिए, मैं लिख सकता हूँ इसको I से, यहाँ पर I डैश मान लो, तो I डैश बराबर लिख सकता हूँ F इंटू ई। कोई दिक्कत भाई? F इंटू ई। F क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। E क्या है? इंसिडेंट वोल्टेज। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को मैंने कितना माना है? Z2 माइनस का Z1 और अपॉन का लिखा है मैंने Z2 प्लस का Z1, और इंटू लिख सकता हूँ जो मैंने वोल्टेज इसमें सेंड करा है। अब देखिए, एक मेरे पास होता है, अब ये तो हो गया जिस वोल्टेज ने और जिस करंट ने मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा मेरे पास ही आ गई। यदि मैंने कहीं पर वोल्टेज या करंट सेंड करी और वो दोबारा लौटकर मेरे पास आ गई, ये तो हो गई वैल्यू उसकी। लेकिन यदि मैं कहूँ कि जो वोल्टेज मेरे पास किसी भी ट्रांसमीटर जिसको मैंने भेजी है उसके पास चली गई, उसको बोला है मैंने रिफ्लेक्टेड वोल्टेज या करंट। दो नाम है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज या करंट। उसको बोला है मैंने ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड, जिसको मैं ट्रांसमिट कर पाया। तो ट्रांसमिटेड क्या भाई? ट्रांसमिटेड वोल्टेज। पहले ट्रांसमिटेड वोल्टेज को देखिए कि ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितनी हो सकती है। ट्रांसमिटेड वोल्टेज के लिए मैंने कितना लिख दिया? ई डैश। ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो कि भाई यही तो ट्रांसमिट हुई है, जो इधर को जा रही है वो ट्रांसमिटेड, जो इधर को आ रही है वो रिफ्लेक्टेड। तो ई डैश के लिए मैं कितना लिख सकता हूँ? ट्रांसमिटेड होती है भाई 2Z2। कौन सा? 2Z2, और फार्मूला होता है Z2 Z1 प्लस का Z2। कितना होता है? Z1 प्लस का Z2। और इंसिडेंट वोल्टेज कितनी है मेरे पास? E।
तो फार्मूला ई डैश के लिए ये मेरे पास है ट्रांसमिटेड टू Z2 और अपॉन का Z1 प्लस का Z2 और इंटू ई, या फिर मैं इसी फार्मूले को इतना लिख सकता हूँ, इसी फार्मूले को 2Z2 और Z1 प्लस का Z2 को लिखा जा सकता है 1 प्लस का F और इंटू ई, 1 प्लस का F इंटू ई। और यदि इसी में बूझे क्या रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटेड करंट कितनी हो सकती है, तो ट्रांसमिटेड करंट के लिए मान लीजिए ट्रांसमिटेड करंट मेरे पास I डबल डैश है। फार्मूला फिर वही लगाइए, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 2Z2 और अपॉन का लिख सकता हूँ Z1 प्लस का Z2 और इंटू करंट कितनी मानी है मैंने पाई, करंट मानी है मैंने I, तो फार्मूला लिखा जा सकता है 1 प्लस का F और इंटू आई। ये मेरे पास होती है ट्रांसमिटेड करंट, ये मेरे पास होती है ट्रांसमिटेड वोल्टेज, ये मेरे पास है ट्रांस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और ये मेरे पास है रिफ्लेक्टेड करंट। तो ये सभी आपको चारों फार्मूले याद रखने हैं, रिफ्लेक्टेड करंट का, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का, ट्रांसमिटेड वोल्टेज का और ट्रांसमिटेड करंट का, ट्रांसमिटेड करंट का, ट्रांसमिटेड वोल्टेज का, रिफ्लेक्टेड करंट का और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का। इंसिडेंट वेव हमारे पास या वोल्टेज या करंट वे है जिसको हमने अपने पावर से उसको जनरेटिंग स्टेशन से क्या करा है, सेंड करा है, या किसी सब स्टेशन से सेंड करा है। अब जरा देखिए, यदि मैं कहूँ कि Z1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो Z1 की वैल्यू निकालने के लिए किसकी भाई, Z1 की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है जो आपके Z1 क्या होता है, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का फार्मूला मैं मान लीजिए R है, R बराबर के अंदर लिख सकता हूँ वोल्टेज अपॉन का करंट। तो Z1 के लिए वैल्यू लिखनी है आपको E अपॉन का I बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको Z1। ये मेरे पास होता है किसके लिए भाई, Z1 के लिए। Z1 बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, E1 अपॉन का I। यदि कहे कि बताइए कि Z2 कैसे माइनस का Z1 कब बन सकता है, देखो यदि मैं लिखूँ क्या रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वोल्टेज मेरे पास कितनी है, E1, इंसिडेंट करंट कितनी है, I1 बराबर किसके बैठेगा, Z1। यदि कहे कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज मेरे पास E1 है, रिफ्लेक्टेड करंट मेरे पास I1 है, तो ये मेरे पास माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों भाई, करंट या वोल्टेज तभी रिफ्लेक्ट हो सकती है जब वहाँ पर ज़रूरत ना हो, ज़रूरत होने का मतलब कैपेसिटी हो या Z माइनस में हो। कभी भी याद रखना है कि जब Z प्लस में होएगा, इम्पिडेंस प्लस में होएगा, वहाँ पर पावर की रिक्वायर्ड होएगी, वहाँ पर सप्लाई को अपने अंदर रखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर Z माइनस में होएगा वो दोबारा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जिस किसी भी डिवाइस का इम्पिडेंस माइनस में होएगा वो कभी भी पावर को एब्जॉर्ब या डिसिपेट नहीं करेगा। यदि उसको आप पावर दोगे तो वो पावर को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा भाई, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट कोफिशिएंट ही और रिफ्लेक्टेड पावर ही मैंने यहाँ पर लिखी है ई डैश और अपॉन का आई डैश बराबर, इसीलिए मैंने इसके को लिखा है माइनस का Z1, माइनस का कितना लिखा है भाई, Z1। अब जरा दूसरा देखिए, यदि मैं कहूँ Z2 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, तो Z2 की वैल्यू है मेरे पास इसका वोल्टेज और इसका करंट I बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको भाई Z2। तो ये आपको फार्मूले सभी के सभी जितने भी मैंने कॉलम और ब्लॉक बनाए हैं, जितने भी इनमें फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं। अब यदि मैं कहूँ कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का एक फ़ायदा होता है उसमें रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है किसमें, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में। और उसकी वेव फंडामेंटल, उसकी जो रिसीविंग एंड की जो वेव होती है वो फंडामेंटल वेव के बिल्कुल इक्वल होती है। इसका मतलब फंडामेंटल वेव और रिसीविंग एंड पर प्राप्त होने वाली वेव सिर्फ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में ही प्राप्त करी जा सकती है। देखिए अब जरा और कुछ चीज़ों को देखिए, इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए कि ये मेरे पास Z1 है, ये मेरे पास Z2 है। यदि मैं Z1 और Z2 को कहूँ कि ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड कौन से हैं भाई, यदि मैं कहूँ कि ये मेरे पास कौन से हैं, ट्रांसमिटेड लाइन ऑफिस करो के जंक्शन है, ये भाई जंक्शन है जहाँ से मैं ट्रांसमिटेड वोल्टेज ले रहा हूँ। तो ये मान लीजिए, लिख लीजिए इसमें नोट करके यहीं पर कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन में टैपिंग नहीं होती है, उसमें ट्रांसमिशन लाइन में टैपिंग नहीं होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड करंट की वैल्यू रिजल्ट आओ ओवरऑल इसका ये निकल कर आता है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है, क्या भाई, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड करंट को
कहाँ पर, इम्पीडेंस पॉइंट पर प्राप्त करा जा सकता है। कहाँ पर प्राप्त करा जा सकता है भाई, या फिर इम्पीडेंस पॉइंट पर प्राप्त करा जा सकता है। इम्पीडेंस पॉइंट ना लिख के आप जंक्शन लिख लीजिए। कहाँ पर प्राप्त करा जा सकता है भाई, जंक्शन पर प्राप्त करा जा सकता है, ऐसे ही लिख लीजिए, प्राप्त करा जा सकता है। तो ये हमारे पास वो सभी हैं, इसका रिजल्ट है। प्रोग्रेशन क्या है, फार्मूले ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोजेक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवर वोल्टेज लाइटिंग स्ट्रोक से, कि लाइटिंग स्ट्रोक से कैसे हम फॉल्ट को बचा, अपनी ट्रांसमिशन लाइन या इंस्ट्रूमेंट को बचा सकते हैं। ये आपको मालूम होने चाहिए सारे के सारे फार्मूले, और आपको याद होने चाहिए। तो चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं अब।